ग्रामर में नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेप टू स्टेप हम इंग्लिश ग्रामर को सीखते हैं तो हर चीज हमारे लिए आसान बन जाती है। तो इसी इंग्लिश ग्रामर को आसान करने के लिए, इजी बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है वो होती है किसी भी चीज को स्टेप टू स्टेप सीखिए। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस किया, उसके बाद डायरेक्ट आप टेंस पे जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप वॉइस पे जाएंगे, नहीं, उस ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें जो आपका डिफिकल्टी लेवल है ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर, वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इसलिए स्टेप टू स्टेप ही इंग्लिश हम करेंगे। तो हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जो सेकंड स्टेप हमारा इंग्लिश ग्रामर का होता है पार्ट ऑफ स्पीच का। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, क्या इसका यूज होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए, पार्ट ऑफ स्पीच देखिए सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं। आप नोटबुक में इस सभी चीजों को आप नोट अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ साथ लिख सकते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज। यहां पे क्या बताया गया, जो वर्ड्स हैं एक सेंटेंस के अंदर, जैसे हमने सेंटेंस किया था, अब सेंटेंस किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं, 2, 3, 4 या उससे ज्यादा वर्ड्स होते हैं। अब जो हमने ये देखा, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के वर्ड्स होते हैं जिनका यूज भी अलग अलग होता है। अब हमने यहां पे देखा अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अब उन सभी का यूज भी अलग है। दैट इज अकॉर्डिंग टू दे वर्क डू इन आ सेंटेंसेस, यानी कि जैसा सेंटेंस में उनका काम है, जो उनका यूज है, उसी के अकॉर्डिंग उनको सेंटेंस में लिखा जाता है। यानी हम जब कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, उस सेंटेंस के अंदर अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग उनके यूजेज होते हैं, अलग अलग उनके काम होते हैं। उन्हीं को ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो उसमें दिया गया सेंटेंस के अंदर, उन्हीं वर्ड्स को जिनके अलग अलग काम है, उन्हीं की हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बात की जाए, these different kinds और classes are called part of speech। ये अलग अलग प्रकार के जो उसके kinds हैं, जो उसके अलग अलग वर्क हैं, उसी को हम part of speech का नाम देते हैं। यानी कि part of speech is a very basic part of English grammar। अब कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसमें पार्ट ऑफ स्पीच तो होते हैं, विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच के हम कोई भी सेंटेंस राइट नहीं करते, क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज होता है, हर सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का यूज होता है, हर सेंटेंस के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यानी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच से ही हम सेंटेंस को राइट करते हैं। अब देखते हैं, दे आर 8 इन नंबर। अगर बात की जाए नंबर में पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो ये नंबर में हमारे 8 होते हैं, हमारे नंबर में 8 होते हैं, 8 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन, सेकंड इसके अंदर आएगा प्रोनाउन। अगर इसको भी एक सीक्वेंस से किया जाए, एक सीक्वेंस से अगर इसको किया जाए तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है। यानी कि हमने फर्स्ट में नाउन किया, उसके बाद डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर दिया, नहीं, इसको भी स्टेप टू स्टेप देखिए। फर्स्ट नाउन, उसके बाद आता है प्रोनाउन, थर्ड हमारा होता है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज हम जो पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच की जो 8 काइंड्स है, इसके बारे में सिर्फ आपको जनरली वैसे एक बेसिक चीजें बताई जाएंगी, इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। अलग वीडियो, अलग से वीडियो शूट की जाएंगी, इसके लिए अलग से आपकी क्लासेस होंगी जिसमें नाउन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा विद काइंड्स, इसके काइंड्स भी बताई जाएंगी, प्रोनाउन को भी विद काइंड्स इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब सिर्फ इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इसका क्या काम है, कैसे सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है, यानी बेसिक जो इसकी चीजें हैं सिर्फ वही कंप्लीट करेंगे। अब 8 मैंने बताया था आपको, तो दोबारा से फिर एक बार रिमाइंड करते हैं, हमारे दे आर 8 इन नंबर, इन नंबर में हमारे 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब वो 8 कौन कौन से हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, दोबारा से कंसंट्रेट कीजिए, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, और हमारे कंजक्शन है, और हमारे इंटरजेक्शन है।
अब बात करते हैं वन बाय वन क्या होते हैं, किस लिए इनका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है नाउन। अगर बात की जाए नाउन की, तो नाउन का हम सभी को पता है। सबसे फर्स्ट यहां पे देख लेते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। आपको छोटी सी एक डेफिनेशन देके हम नाउन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी हर वो वस्तु, हर वो चीज जिसका नाम रख दिया जाए, वो सभी की सभी नाउन के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे हम बात करें, अब हमारे सामने एक बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड दिया गया है, ये भी एक नाउन है, यानी ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिस भी किसी चीज का नाम रख दिया गया उसको हम सभी को नाउन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये क्लासरूम है, ये भी एक नाउन है, ये मार्कर है, ये भी एक नाउन है। अब मैं आपके सामने हूं, मैं भी एक नाउन हूं, आप भी एक नाउन है। यानी कि जिस तरीके से हम बोल सकते हैं राम, राम किसका नाम? एक व्यक्ति का नाम, वो लिविंग थिंग है लेकिन एक व्यक्ति का नाम, तो इसका मतलब राम क्या है? नाउन। मैंने बोला मार्कर, मार्कर नॉन लिविंग थिंग है लेकिन नाम तो है, ये भी क्या है? नाउन। ये बोर्ड नाउन, यानी ऑल नेमिंग थिंग्स, नेमिंग थिंग्स जिस वस्तु का नाम रख दिया गया ना, वो सभी नाउन के अंदर ही आती है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे यहां पे लिखा गया अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब जो इसमें अकबर लिखा गया, ये क्या है? एक राजा का नाम, एक राजा का नाम है, तो इसका मतलब ये अकबर यहां पे क्या है? एक नाउन है। तो एक सेंटेंस यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा गया है। अब इसके अंदर सभी पार्ट ऑफ स्पीच से ही ये कंप्लीट सेंटेंस बना है, पार्ट ऑफ स्पीच से ही ये कंप्लीट सेंटेंस बना है। अब इसके अंदर जैसे अकबर है, अकबर यहां पे क्या है? नाउन है। वाज यहां पे क्या है? एक वर्ब है, ये एक आर्टिकल है। इसी तरीके से इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो इंक्लूड करके सेंटेंस को कंप्लीट किया गया, ये हमारे सारे के सारे इसके अंदर क्या आते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच ही आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक स्टेप बताऊंगा, सिर्फ नाउन की डेफिनेशन से और एक एग्जांपल से नाउन कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी सिर्फ मैं पार्ट ऑफ स्पीच से आपको अवेयर करा रहा हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्या इसके अंदर आता है। उसके बाद हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनेगी, अलग से आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें हर चीज को बिल्कुल अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपसे ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं कि आप डेफिनेशन दीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन दीजिए, नाउन की डेफिनेशन दीजिए, नो। लेकिन मैंने बात क्या कही थी आपको? मैंने बात यही कही थी कि इसको थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना है। अब चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं, और नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब जो यहां पे दिया गया प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं? प्रोनाउन के अंदर। किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, वो हमारे प्रोनाउन के अंदर आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जॉन इज अब्सेंट, जॉन इज अब्सेंट, जॉन यहां पे क्या है? नाउन। अब दोबारा से इस जॉन की ही बात की गई, दोबारा से जॉन की बात की गई, दोबारा से हम जॉन को रिपीट नहीं करेंगे। इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए, रिपीटेशन को कम करने के लिए नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसी को हम प्रोनाउन के अंदर लेते हैं। जैसे जॉन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल, यानी यहां पे जो ही यूज किया गया, ये किसके लिए यूज किया गया? इस जॉन के लिए यूज किया गया। और जॉन यहां पे क्या है? जॉन यहां पे नाउन है, और इस नाउन के लिए क्या यूज किया गया? ही यूज किया गया। तो इसका मतलब ही यहां पे किसका काम करता है? एक प्रोनाउन का काम करता है। तो प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल और दिया गया इसमें, द बुक्स आर वेयर यू लेट देम। अब इसमें जो द बुक्स दिया गया, इसके लिए यहां पे क्या यूज किया गया? लेट देम। अब यहां पे किसी का नाम ना देके डायरेक्टली उस नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया गया, प्लूरल में क्या यूज किया गया? देम यूज किया गया। तो इसका मतलब देम यहां पे किसका काम करता है? देम यहां पे एक प्रोनाउन का काम करता है, यानी कि एक प्रोनाउन है। अब देखेंगे थर्ड काइंड्स की ओर बढ़ते हैं, वर्ब। इस वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया का मतलब है जिसमें किसी काम का
करना या होना पाया जाए, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारी वर्ब होती है। जैसे अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस थिंग। दोबारा से देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग। यानी कि वर्ब क्या होती है? एक वर्ब एक ऐसा वर्ड होती है जो किसके बारे में बताती है, जो यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस यानी जगह के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, खाना खाया यानी खाया, क्या किया? उसके अंदर एक्शन किया, यानी खाया यहां पे एक वर्ब है। मैंने बोला राम खेलता है, मैंने बोला राम खेलता है, खेलना, खेलना उसके अंदर क्या है? प्ले। प्ले इसका मतलब वहां पे किसका काम करता है? एक वर्ब का काम करता है। इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। अब इसमें जो दिया गया राइटिंग लिखना, यहां पे लिखना यानी कि इसमें एक्शन कौन सा वर्ड करता है? इसमें एक्शन राइटिंग करता है। तो राइटिंग यहां पे क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? वर्ब के अंदर आते हैं। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब यहां पे जो प्लेज यानी कि राम क्या करता है, क्या एक्शन करता है? वो खेलता है। राम क्या करता है? खेलता है। खेलना यानी कि खेलना यहां पे क्या है? वर्ब है। खेलना यहां पे क्या है? वर्ब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं इसकी फोर्थ काइंड्स की तरफ, यानी कि वर्ब के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विशेषण। और विशेषण का काम क्या होता है? विशेषण का काम क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हुई? नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अब जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा, ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो अब इस नाउन को क्वालिफाई किया किसने? इस ब्रेव ने। तो ब्रेव यहां पे किसको क्वालिफाई करता है? इस नाउन को क्वालिफाई करता है। और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ब्रेव यहां पे क्या हुआ? ब्रेव यहां पे किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। उसके बाद देयर आर 20 बॉयज इन क्लास। अब यहाँ पे इनकी क्वांटिटी बताई गई। किसकी क्वांटिटी बताई गई? बॉयज की। कितने बॉयज हैं क्लास में? 20। तो इसका मतलब इसको भी क्वालिफाई करने का, उसकी क्वांटिटी बताने का, संख्या बताने का काम किसने किया? इस 20 ने। तो 20 भी यहाँ पे किसका काम करता है? 20 यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट, इस एडजेक्टिव के बाद हमारा आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब है हिंदी में हम इस एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। हिंदी में हम इस एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। नाम से भी पता चल गया, क्रिया विशेषण जो शब्द किसकी विशेषता बताए? क्रिया की। यानी इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एडवर्ब बोला जाता है। ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को क्वालिफाई करें और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दें, वो हमारे किस में आते हैं? एडवर्ब में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल तो यहाँ पे क्या है? ब्यूटीफुल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन करता है? ये वेरी करता है। तो वेरी यहाँ पे किसका काम करेगा? वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। इसको हम एडवर्ब, यानी कि ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करें और वर्ब को भी क्वालिफाई करें, वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे एडवर्ब के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपोजिशन। एक एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं, ही वर्क द सम क्विकली। अब क्विकली यहाँ पे किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्विकली का मतलब जल्दी। और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। तो ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को क्वालिफाई करे वो हमारा एडवर्ब का काम करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ शो करते हैं। यानी सेंटेंस के अदर पार्ट का मतलब सेंटेंस के अदर पार्ट में दोबारा से कोई प्रोनाउन यूज किया गया है, दोबारा से कोई नाउन यूज किया गया है, या कुछ भी उसमें नेक्स्ट जो भी चीज लिखी गई है उसका रिलेशन सेंटेंस के सब्जेक्ट में जो नाउन प्रोनाउन यूज किए गए हैं उनके साथ शो करे, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। अब आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस में आपने देखा होगा कहीं पे इन का यूज मिलेगा, कहीं पे एट मिलेगा, फॉर मिलेगा, फ्रॉम मिलेगा, सिंस मिलेगा, ठीक है, इनटू मिलेगा, ये सारे एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। जब प्रीपोजिशन का टॉपिक किया जाएगा तो सभी एक एक वर्ड को, एक एक प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा इसकी जनरल अवेयरनेस आपको, यानी कि जनरल नॉलेज आपको दी जाएगी। इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं, दिस बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक किस पे रखी है? मेज पे रखी है। इस पुस्तक का रिलेशन इस टेबल के साथ किसने दिखाया? इस ऑन ने दिखाया। तो ऑन यहाँ पे क्या है? ऑन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का काम करता है, क्योंकि इसने इस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड, यानी कि इसका रिलेशन, इस बुक का रिलेशन किसके साथ? इस टेबल के साथ शुरू किया। किसने? ऑन ने। तो ऑन यहाँ पे क्या है? ऑन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद बढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को हम लिंकर वर्ड्स भी बोल देते हैं, यानी कि जो दो नाउन को, टू नाउन्स, टू फ्रेजेस, टू क्लोजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। जैसे राम एंड श्याम, तो एंड यहाँ पे क्या काम करता है? जोड़ने का। राम एंड हरि आर कजन्स, तो एंड ने क्या किया? इस राम को इस हरि के साथ जोड़ने का काम किया। इसका मतलब एंड यहाँ पे क्या हुआ? कंजक्शन। नेक्स्ट, टू एंड टू मेक फोर। अब टू और ये टू, इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? इस एंड ने। तो कंजक्शन क्या काम करते हैं? दो नाउन को, दो फ्रेजेस, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा जब कंजक्शन का टॉपिक किया जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो सडन फीलिंग और सडन इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अचानक से कोई भी चीज दिखाई देती है, हमें डर लगता है, हमें किसी को सरप्राइज, जितने भी होते हैं सडन फीलिंग और इमोशन जितने भी आते हैं, वो सारे इंटरजेक्शन वर्ड हमारे बोले जाते हैं। सामने से किसी को बोलते हैं हाय, हेलो, वाओ, व्हाट, वाओ, ये सारे वर्ड हमारे किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अल्लाह He is dead। अभी किसकी बात है? दुख की बात है। तो दुख की बात के लिए हमने किसका यूज किया? अल्लाह। अब खुशी की बात, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, जीतने की खुशी है, तो खुशी के लिए क्या यूज किया? हुर्रे। यानी इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी सडन फीलिंग और सडन इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? पार्ट ऑफ स्पीच में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच में हमने ये देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। 8 पार्ट होते हैं और 8 पार्ट को सिर्फ हमने एक छोटी छोटी डेफिनेशन से, एक एक एग्जांपल से इनका सिर्फ हमने इनके बारे में जाना है कि पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होंगी उसमें हर टॉपिक को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितने भी हमारे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जितने भी है, हर टॉपिक की आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज आपको क्लासेस में दी जाएगी, नेक्स्ट क्लासेस में। तो अब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।